निजाम साहब से पूछते हैं अब ओल्ड फ्रेंड निजाम साहब, निजामुद्दीन रहीम साहब। निजामुद्दीन रहीम साहब नमस्कार। नमस्कार नमस्कार सर, नमस्कार। लोहड़ी की बहुत बहुत बधाई आपको। आपने व्हाट्सएप पे भी बधाई भेजी है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। लोहड़ी की बहुत बहुत बधाइयां आपको। और मकर संक्रांत भी है, आपको भी सर बहुत बधाई। विशु भी है, पोंगल भी है, न जाने और क्या क्या है। असम का भी एक और फेस्टिवल होता है ना, वो भी है शायद। विशु तो है। ये सन इज एंटरिंग कैप्रिकॉर्न। That's right. Everybody all across the world, like you said, is celebrating. Everybody is celebrating. And I think it's an astrologer who has worked out the date for the न्याय यात्रा for राहुल गांधी। राहुल गांधी जी को कहा गया मकर संक्रांत जैसी होगा वैसे ही शुरू करिए। मतलब जब सूर्य की स्ट्रेंथ जो है जबरदस्त हो जाएगी तो आप अपनी न्याय यात्रा शुरू करें तो सबको न्याय मिलेगा। ऐसा कुछ है क्या निजाम साहब? सर ये तो जो है ये हिंदू कैलेंडर और हिंदू मान्यताओं की चीज है जी। सर आपकी आवाज नहीं आ रही? आपकी आवाज आ रही है मुझको बड़ी लाउड एंड क्लियर। तो सर ये तो हिंदू मान्यताओं के का एक पारंपरिक इशू है। जब भी कोई शुभ कार्य करते हैं उसका मुहूर्त देखते हैं जी। और उन लोगों के लिए एक बड़ा तमाचा है जो ये कहते हैं कि राहुल गांधी हिंदू नहीं है। तो उन्हें सोचना चाहिए कि संक्रांति जैसे पवित्र त्योहार पर वो उसकी दशा दिशा को देखकर अपनी न्याय यात्रा देश हित के लिए कर रहे हैं जी। तो ये तो तैयारी है और पूरे तौर से जो है वो आम लोगों तक वो न्याय यात्रा पहुंचे और आम लोगों की समस्याओं को देश के सामने राहुल गांधी रख सके और न्याय दिला सके। जिन चीजों के लिए वो न्याय मांग रहे हैं वो सारी लिस्ट जो है ऑलरेडी मीडिया को और देश के सामने रख दी गई है। तो मैं ये समझता हूं कि देश की एक बहुत ही बड़ी हिस्टोरिकल जो है ये यात्रा होगी जो भारत के इतिहास में दर्ज होगी। और बिल्कुल निजाम साहब यात्रा किया निजामुद्दीन साहब, राहुल गांधी बिल्कुल वैसे ही जा रहे हैं जैसे सूर्य की का मार्ग होता है, पूर्व से पश्चिम तक। मकर संक्रांत के वक्त पूर्व से पश्चिम तक जाएंगे। ही विल फॉलो द सन विच इज एब्सोल्युटली अमेजिंग, एब्सोल्युटली अमेजिंग। तो उसके बारे में जरा बात करेंगे, लेकिन उसके पहले सर ये कहा जा रहा है आपके ऊपर यानी कांग्रेस के ऊपर ये लांछन लगाया जा रहा है, आरोप लगाया जा रहा है कि आप लोगों ने श्री राम की तौहीन करी है, कि आप जो है निमंत्रण दिया गया उसके बावजूद सोनिया जी, राहुल जी और मल्लिकार्जुन खड़गे जी प्राण प्रतिष्ठा पूजा में 22 जनवरी को नहीं जा रहे। इसका मतलब यह हुआ कि आप एंटी हिंदू हैं, हिंदू विरोधी हो गए आप। निजाम साहब बताएं। सर मेरा सवाल यहीं से शुरू है। आप दोनों जो है इस देश के वरिष्ठ पत्रकार हैं जी। वरिष्ठ है पत्रकार है आप दोनों मैं तो वरिष्ठ हूं, पत्रकार हूं कि नहीं मालूम नहीं। सर, लेकिन सर आप दोनों हिंदू भी हैं जी। हैं, इससे इनकार तो नहीं कर सकते आप जी। अब आप मुझे बताइए कि सर कि जो हिंदू सनातनी है क्या वो अगर वो धर्म में विश्वास करता है तो चारों शंकराचार्य की बात को मानेगा, और अगर शंकराचार्य की बात को वो नहीं मानता तो 5000 साल के इतिहास जो वेदों में दर्ज है, जो हिंदू किताबों में दर्ज है, इसका मतलब कि वो झूठ है। अगर वो सत्य है और चारों आचार्य सत्य है तो आप नरेंद्र मोदी और उनकी मंडली से पूछिए कि क्या राम मंदिर के इस उद्घाटन समारोह में क्या हिंदू रीति रिवाज का प्रयोग हो रहा है या उस पर हो रहा है क्या? अगर हो रहा है तो फिर चारों शंकराचार्य उसमें क्यों नहीं जा रहे हैं? क्या हिंदू धर्म के दोनों बड़े हैं, यानी राहुल जी और सोनिया जी या मनमोहन सिंह खड़गे जी बड़े हैं, या सनातनी धर्म में चारों जो है मठ जो है चारों मठ के शंकराचार्य बड़े हैं? अगर शंकराचार्य नहीं जा रहे हैं तो आरएसएस और बीजेपी को जवाब देना चाहिए कि वो ऐसा कौन सा गलत काम कर रहा है जिसके वजह से एक नहीं बल्कि चारों पीठ यानी चारों जो शंकराचार्य हैं वो नहीं जा रहे हैं इस शुभ अवसर पर, या जो ये कर रहे हैं, जो ये ड्रामा कर रहे हैं, इस पर वो नहीं जा रहे हैं। अगर वो धर्म का विषय है
और सही मान्यता में वो सनातनी धर्म का विषय है, तो उनको चाहिए कि मंदिर को पूर्ण रूप से बन जाने दें, पूरी मंदिर तैयार हो जाए, उसके बाद देश के साधु संत जो भी उसकी परंपरा है उस परंपरा के हिसाब से मूर्ति का जो है वहां प्राण प्रतिष्ठा करे, पूरा देश उसमें शामिल है। फिर किसको बुलाइए किसको नहीं बुलाइए सभी शामिल होंगे। ये तो आप उस चंडाल चौकड़ी में लोगों को घेरना चाह रहे हैं धोखा देकर, जो सनातन धर्म के विरुद्ध है। ये बात सीधा आपके धर्म गुरु कह रहे हैं, ये बात आपके जो मठ हैं चारों, उन मठों के उन परंपराओं के लोग कह रहे हैं। तो इसमें राहुल जी, सोनिया जी या कांग्रेस को आप कैसे हिंदू विरोधी कह सकते हैं, जब हिंदुओं के ही स्वयं जो है चारों सीट जो सिंध के पीठ जो सिंध है उसके ही लोग अगर वहां नहीं जा रहे हैं, और वो सिर्फ जा नहीं रहे बल्कि आप महाराज निशिकानंद जी का बयान सुनिए, दूसरे जो है जो गुरु हैं उनका बयान सुनिए। उन्होंने कहा क्या मैं वहां ताली बजाने जाने वाला हूँ, यानी ये जिन शब्दों का प्रयोग किया उन्होंने लोगों को शर्म आनी चाहिए। आपको ये लोग अपने अपने गुरुओं का भी अपमान कर रहे हैं और धर्म का भी अपमान कर रहे हैं। नारायण राणे जी ने पूछा कि ये शंकराचार्य का क्या कंट्रीब्यूशन है इस मंदिर के निर्माण के लिए। क्या नारायण राणे हिंदू है? क्या अगर नारायण राणे हिंदू है तो शंकराचार्य को आप बाहर नहीं कर सकते। अगर आप हिंदू नहीं है और सिर्फ आप बीजेपी समर्थक है तो आप आजाद हैं, जो चाहे आप करें। आप एक तरफ तो सुप्रीम कोर्ट में आप खुद जो है एफिडेविट करते हो, एक तरफ सुप्रीम कोर्ट में बताते हो और दूसरी तरफ कह रहे हो नारायण राणे। अरे नारायण राणे उनका ठेकेदार है क्या? नारायण राणे सनातन धर्म के ठेकेदार हैं क्या? पूछ रहे हैं कि शंकराचार्य ने ठेकेदार निर्माण क्या किया कि लोग उनके लिए रोए और उनके लिए रुके कि उनका राह देखे कि आने वाला नहीं आने वाला है। ये जो करने वाले थे ये थे वीएचपी। तो फिर अगर ये करने वाले थे और उनका अगर नायर साहब अगर उनका कोई राह नहीं देखना चाहता तो फिर आप राहुल गांधी और सोनिया गांधी से सवाल कैसे कर सकते हैं? फिर आप कैसे पूछ सकते हैं कि जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं? और हमारी उससे बड़ी यात्रा 15 तारीख को ऑलरेडी अजय सिंह जो हमारे अजय राय सिंह हमारे अध्यक्ष है उत्तर प्रदेश के, वो और हमारे एआईसीसी के जनरल सेक्रेटरी, वो दोनों की बड़ी यात्रा अयोध्या जा रही है। यानी धर्म से हम हट नहीं रहे। आप तो राजनीति में धर्म का उपयोग कर रहे हैं बल्कि धर्म का अनादर कर रहे हैं। आप जो है अपने ऋषि मुनियों के जो 5000 साल की परंपरा है, जो ये हमारे संतों के माध्यम से और हमारे जो जगत गुरु हैं और जो पीठ के गुरु हैं उनके माध्यम से सनातन धर्म का प्रचार प्रसार होता है, आप तो उसको ही नकार रहे हैं सीधा सीधा। दुरुस्त बात। निजामुद्दीन जी, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का कहना है तो ठीक है, सोनिया जी, खड़गे साहब और चौधरी साहब नहीं जा रहे, उन्होंने कहा कि हम नहीं जाएंगे, बट सनातन धर्म को आलोचना करना, सनातन धर्म के सेंटिमेंट्स को हर्ट करना, मोदी जी जो केरल गए थे तो वो तभी वही बोले थे कि सनातन गठबंधन गठबंधन हमेशा सनातन धर्म के सेंटिमेंट्स मोदी जी क्या बोलते हैं मुझे उससे संबंध नहीं है सर। मोदी जी तो कुछ भी बोलते हैं। मोदी जी ने तो ऐसी भाषा का प्रयोग किया जो कभी संसद में बोली नहीं गई। तो आप मोदी जी की भाषा और उनकी चीज को लेकर आप कुछ नहीं कमेंट्स कर सकते। सवाल यहाँ धर्म का है, या मोदी जी नकार जाए कि हम इन चारों जो है संत को नहीं मानते, ये हिंदू नहीं है और स्वयं मोदी हिंदू है, स्वयं मोदी भगवान है। अगर यह तो ये साबित कर दे। लेकिन निजाम साहब एक मिनट निजाम साहब, भारतीय जनता पार्टी के एक प्रवक्ता हमारे साथ थे अभी, आज नहीं एक हफ्ता पहले थे, जो अभी आपने बात बोली है ना, उन्होंने असल में कहा कि मोदी जी भगवान विष्णु के 11वें अवतार हैं। याद रखिए, श्री राम 7वें अवतार थे। अरे यार सुनो तो सही, श्री राम 7वें अवतार थे और मोदी जी 11वें अवतार हैं, ऐसा बीजेपी बोल रही है। निजाम साहब, तो बीच के 2 अवतार कहां हैं? क्या सर? तो मैंने कहा बीच के 2 अवतार। अरे सर, ऐसे लोगों को हिंदू धर्म का अगर अवतार बताएंगे
तो भगवान राम और हिंदुत्व के 5000 साल के इतिहास का इससे बड़ा अपमान क्या होगा। आप सोचिए कि जो अपनी पत्नी को छोड़ दे, जो उसको लेके बगैर पूजा में नहीं जा सकता, जो लक्ष्मी और गणेश की पूजा नहीं कर सकता, तो भगवान विष्णु का अवतार कैसे हो सकता है। भगवान विष्णु के अवतार बनने के लिए उनको फिर से जाके त्रेता युग में पैदा होना पड़ेगा, और त्रेता युग में किसका रूप लेके वो आएंगे। जैसे भगवान राम का भगवान विष्णु जो है राम का रूप लेकर आए, लक्ष्मी जो है वो सीता का रूप लक्ष्मी लेके आई, इसी तरह से इनको फिर जाके रिटर्न जाना पड़ेगा 5000 साल पहले, और त्रेता युग से इनको रिटर्न आना पड़ेगा। तो ये सब बातें करना मूर्खता वाली बात है। जो उनको भगवान साबित करने की कोशिश कर रहा है वो महामूर्ख है, और वो सनातन धर्म का, हिंदुत्व का और दूसरे धर्मों का भी विरोधी है। लेकिन ये बताएं निजाम साहब, ये बताएं कि राम मंदिर के ऊपर भारतीय जनता पार्टी की, भले वो मना कर दें, हमें तो यहां पे आके बोलते हैं कि भाई दिस इज नॉट पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स, ये इलेक्शन का कोई इशू नहीं है, लेकिन इलेक्शन का तो इशू है साहब। मिनिमम कम से कम 1000 से ज्यादा जगह पर कथा होगी, शोभा यात्रा निकलेगी, महाआरतियां होंगी, ना जाने क्या कुछ होगा 22 जनवरी से, और 22 जनवरी से लेकर के चुनाव तक यह सिलसिला जारी रहेगा। इसका प्रभाव तो लोगों पर पड़ेगा ही। अब इस प्रभाव के सामने है राहुल गांधी जी की न्याय यात्रा, कांग्रेस की इंसाफ यात्रा। आपको क्या लगता है कि क्या लोग असल में जागेंगे? राहुल गांधी जी ने यह कहा है मेरा काम है भारत को जगाना, मैं वो काम कर रहा हूं। अब आप बताएं निजाम साहब। देखिए ये बिल्कुल सही बात है कि राहुल गांधी और कांग्रेस अपनी यात्रा के माध्यम से, अपने सोशल मीडिया के माध्यम से देश की जनता को जागरूक कर रही है जी। रही बात हिंदुत्व की, अगर इस गलत काम में बीजेपी और आरएसएस के लोग देश के हिंदू धर्म का अपमान कर रहे हैं और हिंदू परंपरा को तबाह कर रहे हैं जो सदियों से चली आ रही है, तो ये तो हमारे हिंदू भाइयों को सोचने की आवश्यकता है। मैं ये किसी भी को नहीं कह सकता कि आप ये मत करिए। देखिए इस देश में रोज भगवान राम की आरती हो रही है, रोज जो है लक्ष्मण जी की आरती हो रही है, रोज भगवान विष्णु की पूजा हो रही है, करोड़ों लोग रोज गंगा में स्नान करते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि वो सारे लोग मोदी भक्त हैं, बल्कि वो सच्चे हिंदू हैं जो अपने धर्म पर अडिग है और अपने हिंदू भावनाओं के हिसाब से काम करते हैं। तो ये तो साबित हो गया कि जो बाकी का कार्यक्रम 22 तारीख से और चुनाव तक हो रहा है वो तो हिंदू परंपरा को तोड़कर की जा रही है ना। शंकराचार्यों को नाराज किया जा रहा है, धर्म का अनादर किया जा रहा है, यहाँ तक कि शंकराचार्यों के इस विरोध पर उंगली उठाई जा रही है, और ऐसे लोग उंगली उठा रहे हैं जिनका धर्म से कोई संबंध नहीं है, जिन्होंने धर्म के लिए कुछ नहीं किया है। तो ऐसे लोग इस तरह की यात्रा या इस तरह के प्रवचन या इस तरह की चीजें करा रहे हैं जो आपसे वैमनस्यत्व को बढ़ावा दे और बीजेपी को राजनीतिक लाभ मिले, ये खुलकर आज सामने आ गया है। उन्हें शर्म आनी चाहिए कि भारत देश पहले से इस तरह का देश है, उसमें कोई गुंजाइश नहीं थी। अगर आप किसी को इस तरह की चीजें दिखाएंगे और हिंदू संस्कृति को तबाह करेंगे तो यही भारत का नया इतिहास बनेगा, और उसमें यह साबित हो जाएगा कि देश जो है मोदी के हिंदुत्व से चलेगा, और हिंदुत्व का जो नया अवतार आया इससे धर्म चलेगा। धर्म की पुराण किताबें रामायण गीता भागवत ये जितनी है उनकी वैल्यू क्या रह जाएगी फिर? निजाम साहब आप रोक पाएंगे क्या? कांग्रेस क्या रोक पाएगी रुकने का इस वाले राम रथ को? सवाल यह है कि सवाल रुकने का नहीं है, सवाल जो है वो सच का है। आपने रावण के अहंकार को भी देखा था, आपने रावण के अहंकार को देखा था। रावण का अहंकार तबाह और बर्बाद हुआ, उसको वक्त लगा, राम को दुनिया में आना पड़ा और उन्होंने एक अवतार बदला, और उस अवतार के बदलने में उसका विनाश हुआ। तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई अवतार आएगा जो भगवान का अवतार होगा। मैं उस अवतार में से ये नहीं कहता कि कौन किसका अवतार होगा, लेकिन धर्म की तरह जो धर्म का अनादर करेगा, वो कोई भी धर्म हो, उसका विनाश निश्चित है। पहले उसको लव जैसे आपने देखा है कि दीपक बुझने से पहले
बहुत फैलता है, बहुत उजाला करता है, उसके बाद भबक के बुझ जाता है। वो दिन इनके करीब आ गए हैं और इनके अवतार कौन है? कांग्रेस का अवतार कौन है? राहुल गांधी। मोदी जी का कहना है कि कांग्रेस ने लटकाया, राहुल जी, कांग्रेस ने लटकाया। राहुल जी या खड़गे जी अवतार नहीं है, वो देश की भावनाओं को जनता के सामने रख रहे हैं। चूंकि वो एक राजनीतिक दल के नेता हैं, इसलिए देश के संविधान के तहत लोगों तक भावनाएं उनकी पहुंचा दे रहे हैं। कांग्रेस और ने जहां अन्याय हो रहा है, पीएम न्याय दिलाने मोदी साहब का कहना है, सुनो निजामुद्दीन जी, कांग्रेस ने लटकाया चुना तो राहुल जी ने कल स्टेटमेंट मणिपुर चुना, जहां की बेटियों के दर्द को देश के सामने लाने का प्रयास कांग्रेस करेगी और लोगों तक पहुंचाएगी। कांग्रेस, मोदी जी का कहना है कांग्रेस ने लटकाया, मोदी जी ने सपना पूरा किया। नारी शक्ति वंदन नियम 27 साल कांग्रेस ने लटकाया, मोदी जी ने 2 दिन में क्लियर किया। राम मंदिर 60 साल कांग्रेस ने, सुनिए ना, उसके बाद बोलिए। राम मंदिर 60 साल कांग्रेस ने लटका दिया, मोदी जी ने अपने सपना पूर्ण किया। अटल सेतु जो कल आए थे मोदी साहब मुंबई में, बोले कांग्रेस ने 1962 में अटल सेतु का प्लान स्टडी किया था। 1994 में नरसिम्हा राव ने फीजिबिलिटी रिपोर्ट बनाया था। 2006 में मनमोहन सिंह जी ने टेंडर बुलाया, काम नहीं किया। मोदी जी ने 2016 में इंफ्रा स्टोन लगा दिया और 2024 में इनॉग्रेशन करके पूरा पुल तैयार कर दिया। यानी मोदी जी का कहना है कि आप कांग्रेस ने लटकाया और हमने सपना साकार किया। या क्या इसमें आप कुछ बोल सकते हो, इनकार कर सकते हो? 2-3 चीज एक्सप्लेन किए। नायर साहब, पिछले 5 वर्षों में नामबियार साहब, मेरा नाम प्रदीप नामबियार साहब जी। प्रदीप जी, नंबियार जी, आप सुनिए। पिछले 5-7 वर्षों में कांग्रेस के द्वारा बनाई गई तमाम चीजों को मोदी और उनकी मंडली इनॉग्रेशन कर रही है। ये जिस अटल ब्रिज पर वो राजनीति कर रहे हैं, विलास राव के दौरान अगर आपको याद हो तो बहुत बढ़िया तरीके से ये सारी योजनाएं आई, पैसा सैंक्शन हुआ और काम चालू हुआ। ये सब कांग्रेस की देन थी। उसके पहले कोस्टल रोड का भी प्लान कांग्रेस की देन थी। मोनो रेल, मेट्रो रेल, ये जितनी चीजें आई है ये सब कांग्रेस की देन थी। और इसका जो है उन्होंने श्रेय लिया है, क्योंकि जब इनकी सरकार बन गई तो जो प्रोजेक्ट तैयार हुए उसका फीता काटने वो पहुंच गए। और बेचने वाला काम भी इन्होंने किया। आपने वो भी देखा कि जिस 50-60 सालों में कांग्रेस ने डेवलपमेंट करके चीजें खड़ी की थी, उसको बेचने का काम भी मोदी सरकार ने अपने 5-7 साल के कार्य में किया। अगर उन्होंने अपनी बनाई हुई कोई चीज को बेचा हो तो आप हम बता दीजिए कि देश हित में उन्होंने कौन सा काम किया। आज जिस अटल सेतु की बात वो कर रहे हैं, ये भी कांग्रेस की देन है। सिर्फ इसके ऊपर जब ये बन गया तो उसके बाद सरकार जो है अपना फीता काटने के लिए आ गई। इसलिए इस तरह की बातें करना ये देश देख रहा है। क्योंकि कल आपने देखा होगा कि पूर्व केंद्रीय मंत्री ने, हमारे जो कांग्रेस के थे, उन्होंने कल सारे वो लेटर, करस्पॉन्डेंट के लेटर जो उन्होंने पर्यावरण डिपार्टमेंट में, समुद्री डिपार्टमेंट में, जितनी जगहों पर उन्होंने करके इस प्रोजेक्ट का सैंक्शन किया था, कल जनता के सामने उन्होंने रखा था। तो इस तरह की बातें करना मोदी जी को क्या है? मोदी जी कुछ भी बोलते हैं। मोदी जी आगे कहते हैं, निजामुद्दीन जी आगे मोदी साहब बोलते हैं कि 2 करोड़ महिलाओं को मैं लखपति दीदी बनाऊंगा कुछ ही साल में। मैं कांग्रेस के नीति और निष्ठा में खोट है। जहां मैं जाता हूं हजारों करोड़ का प्रोजेक्ट अनाउंस करता हूं, मगर कांग्रेस के आप जिधर भी जाओ हजारों करोड़ का घोटाले के बाद आता है। चाहे वो सबमरीन हो, 2G हो, तो बोले कि मैं जाता हूं 1000 करोड़ का प्रोजेक्ट देता हूं और कांग्रेस जहां जाते हैं 1000 करोड़ का घपला और घोटाला हो जाता है। तो इसको कैसे आप डिफेंड करोगे? नहीं, डिफेंस करने की जरूरत नहीं है। उनको 2G में क्या निकल कर आया उनको पता है। आप उनसे कहिए कि देश के सामने 2G का जो रिजल्ट था वो रख दें। आप राफेल का रिजल्ट रख दें। जितनी जगहों पर भ्रष्टाचार की बात करते हैं उतने जगहों का रिजल्ट दिखा दें कि ये देखिए रिजल्ट आया, ये पकड़ा गया और इसको हमने जेल भेजा। ये सब फ्रॉड बातें हैं। एक दिखावा था, एक छलावा था। उस जमाने में कैट ने किस तरह से बेईमानी किया, किस तरह से उसमें 3 अधिकारी शामिल थे, बाद में उन्होंने माफी मांग लिया, देश के सामने, संसद के सामने माफी मांग लिया। ये सारी पिक्चर आपके सामने क्लियर है। और जहां तक डेवलपमेंट का बात है, प्रधानमंत्री को पता है कि उन्होंने कोई डेवलपमेंट नहीं किया। और जो डेवलपमेंट हुआ है वो इतना महंगा है कि आप जो है जब इस ब्रिज से भी जाएंगे
तो 600 रुपए ढीला करने के लिए आप तैयार रहिए। जनता हित में नहीं है, कारपोरेट हित में है सर। ये सब वो बातें हैं जो लोगों के लूट का साधन बनी। तो इसमें इस तरह की बातें करना कि हमने कर दिया, कांग्रेस ने नहीं किया, कांग्रेस ने ही आपको करके दिखाया और कांग्रेस ने ही आपको दिखाया। आप अपने निजाम साहब, एक बहुत बड़ी बात है जो अभी आपने बात कही, वो बहुत बड़ी बात है। जो आपने कहा कि जो अटल सेतु बना है उस पे वन वे जो है वो 250 रुपीज है और रिटर्न जो है वो शायद 370 है, जहां तक मैं समझता हूँ। 375। हाँ, गाड़ी के लिए, छोटी गाड़ी के लिए, अगर जो नॉर्मल गाड़ी होती है उसके अलावा 1000 रुपए से ऊपर है। ट्रक के लिए 1000 के ऊपर है, फिर किसी और चीज के लिए, बस के लिए उससे भी ज्यादा ऊपर है, वगैरह वगैरह। तो मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, और ये सवाल जो है हमारे जहन में बहुत पहले से और इसके ऊपर हम लोग बहुत डिस्कशन भी कर चुके हैं, लेकिन आपसे पहली बार पूछ रहा हूं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि प्लान है कि इंफ्रास्ट्रक्चर आप बना दीजिए, रोड्स बना दीजिए, मेट्रोज बना दीजिए, बाकी सब बना दीजिए, लेकिन जैसे दुबई में और अन्य शहरों में, दुनिया के कई शहर ऐसे हैं, वहां पर जो वर्किंग क्लास है, जो लोअर मिडिल क्लास है, उसको शहर से बाहर कर दिया जाए, उनको बाहर भेज दिया जाए और वो सिर्फ काम करने के लिए मुंबई में आएंगे, और वैसे मुंबई में उनकी कोई जगह नहीं होगी। कहीं ऐसा प्लान तो नहीं है निजाम साहब? बिल्कुल। आप देख लीजिए कि क्या उस पर से कोई आम आदमी गुजर सकेगा? उस ब्रिज से क्या आम आदमी उस ब्रिज से कभी गुजर सकेगा? वो उस पर बस अलाउ नहीं है, 2 व्हीलर अलाउ नहीं है, 3 व्हीलर अलाउ नहीं है। तो गरीब आदमी के लिए कोई साधन नहीं होगा, क्योंकि गरीब आदमी अगर रोज का 600 रुपया देगा तो जो कमाएगा वो कहां से खाएगा? मिडिल क्लास का आदमी भी उसमें से नहीं जा सकेगा। ये उद्योगपतियों के लिए बड़ा सौदा है कि हजारों करोड़ के प्रोजेक्ट को पानी के भाव उनको दिया जा रहा है, जो 50 वर्षों तक वसीला जाएगा, और उस वसील का फायदा किसी गरीब को नहीं मिलने वाला है। ये ध्यान रखिए सर। आगे जाके महाराष्ट्र में नड्डा साहब ने आज कहा कि जो ये युति है, इंडिया अलायंस है, इंडिया अलायंस यानी परिवार को बचाओ और प्रॉपर्टी को बचाओ। और देखो ये हमने क्या किया, हमने मोदी साहब के अंडर, जेपी नड्डा जी, विकसित भारत, सशक्त युवा, महिला सशक्तिकरण, किसानों का उद्यान और नए नव उद्योग का प्रमोशन, नव उद्योग को आगे बढ़ाना। तो ये पूरे रिपोर्ट कार्ड जो है मोदी जी के, और दूसरी तरफ है इंडिया अलायंस जो एक साथ इसीलिए आए हैं कि उनको उनका परिवार को बचाना है और उनके जो प्रॉपर्टीज इतने बेनामी बना के रखे उसको बचाना है। तो ये आरोप है निजामुद्दीन जी आप पर, जेपी नड्डा जी ने आज ही लगाया है कि ये पूरे परिवार को। जेपी नड्डा जी को शायद पता नहीं है, जेपी नड्डा जी को पता नहीं है कि परिवारवाद बीजेपी से ज्यादा कहीं नहीं है। चाहे वो राजनाथ सिंह का परिवार हो, चाहे अमित शाह का परिवार हो, चाहे कुल नड्डा का परिवार हो, चाहे अनुराग का परिवार हो, जितने लोग हैं सब परिवारवाद में, बीजेपी का हर नेता परिवारवाद में, उनका मंत्री परिवारवाद में डूबा है। और जहां तक प्रॉपर्टी बनाने और नहीं बनाने का सवाल है, सबसे ज्यादा अगर किसी ने आज पैसा बनाया तो बीजेपी ने बनाया। पिछले 70 साल में कांग्रेस दफ्तर नहीं बना सकी अपने लिए, जिलों की ऑफिस नहीं बनी, प्रदेश में उसके ऑफिस बनी। आज हर जिले में लेकर 800 ऑफिस बीजेपी ने बनाया, 8000 करोड़ की ऑफिस बनाई है। ये पैसा क्या मशीन से छाप कर आया? ये सब बेईमानी और दलाली का पैसा है। जहां तक नड्डा डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, आप उनको पूछिए कि सब ये सब घोषणाएं हैं। ये जिस महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं, जिसमें महिला को रिजर्वेशन देंगे, सेंसेक्स होने के 10 साल बाद आएगा, तब तक न मोदी होंगे, ना नड्डा होंगे, ना जो है अमित शाह होंगे। तो ये सब एक धोखा है, और जिस दिन से सत्ता में आए हैं धोखा ही दे रहे हैं। आपने देखा 15 लाख सबको डायरेक्ट खाते में आ रहा था, और फिर उसके बाद इनकार करके नहीं ये तो मेरा जुमला है। इसी तरह का जो दूसरे डेवलपमेंट था, देश में हर आदमी को घर दे रहे थे, आज गरीबी रेखा के नीचे और 90 करोड़ से ज्यादा लोग चले गए। 5 किलो राशन फ्री में लेके अपनी जीविका चला रहे हैं, पेट पाल रहे हैं। इससे घटिया बात क्या होगी कि सिर्फ 2 उद्योगपति इस देश में मर रहे हैं, और गरीबी के कारण रोज देश का किसान गरीब हो रहा है। किसान डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, आप उनसे पूछिए कि अगर किसान डेवलपमेंट सही है तो आज हजारों किसान आत्महत्या क्यों कर रहे हैं? आज हजारों किसान उनकी फसलों को तबाह होने से कोई नहीं बचा पा रहा है। ये सारी चीजें सुनने में अच्छा लगती हैं, क्यों? क्योंकि गोदी मीडिया का
जो बेईमानी का तरीका है वो ऐसे प्रेजेंट करता है कि बस ये सारा कुछ हो गया है और देश देख रहा है। लेकिन अभी चेंज हुआ है सर। निजाम साहब, मैंने खुद देखा, बड़े दिनों के बाद मैंने 2-3 चैनल्स के ऊपर मैंने नजर दौड़ाई, कल की ही बात है, मैंने देखा वहां पे, मैं तो हैरान रह गया कि असल में जो अभी तक सिर्फ भजन गाया करते थे वो असल में लोग सवाल पूछ रहे हैं। तो कुछ हवा बदली है मुझे ऐसा लग रहा है, पता नहीं आपको ये महसूस हुआ कि नहीं, मुझे मालूम नहीं है। देखिए आज तक को देख लीजिए आप, वो क्या है वो CNN न्यूज़ 18 है, वो भी है एक चैनल है, एक भारत टीवी है जिसमें जोकर है एक, उनकी बात छोड़ी, वो बहुत महान आदमी है, वो तो दुनिया के सबसे बड़े जर्नलिस्ट हैं सर, उनका तो कोई कंपैरिजन नहीं है। मैं बाकी सबकी बात कर रहा हूं, मतलब लोगों ने सवाल पूछने अब शुरू कर दिए। मैं पहले तो कोई सवाल ही नहीं करता था, आज की तारीख में लोगों ने सवाल पूछने शुरू कर दिए हैं कि स्पेशली बीजेपी के लोग जो हैं खुद VHP के साथ मिलकर के न्योता देने क्यों जा रहे हैं, वो सब चीजें क्यों कर रहे हैं, राम मंदिर को लेकर के हर जगह पे बोल रहे हैं। एक तरफ आप कहते हैं कि राजनीति के साथ इसका कोई संबंध नहीं है, तो भारतीय जनता पार्टी इसके अंदर उसका क्या संबंध है, हाउ इज इट इन्वॉल्व? वो कह रहे हैं कि भाई 22 जनवरी को आप राम दीपक जलाइए, वो जलाइए, वो जलाइए। तो ये सब सवाल अब आने शुरू हो गए, मैंने देखा है। सर सवाल क्या, इनकी सरकारें ये सब खुद करने वाली हैं जी। सर, ये सरकारों द्वारा प्रायोजित है, सरकारें स्वयं पैसा दे रही हैं, सरकार अपनी एजेंसियों को लगा के ये सब करा रही है। निजामुद्दीन जी, ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा राहुल गांधी जी के जो एकदम जबरदस्त तरीके से शुरू करने, मतलब बीजेपी आलोचना कर रहा है, बीजेपी कर रहा है कि ये न्याय यात्रा नहीं है, ये भारत तोड़ो अन्याय यात्रा है। बोले इनके ही नेता में कॉन्फिडेंस नहीं है, इनके मनोबल नहीं है, बहुत हिला हुआ है। वो कोट करते हैं कार्ति चिदम्बरम, बोलते कार्ति चिदम्बरम खुद एक इंटरव्यू में बोले कि मोदी साहब के लेवल में हमारे पास कोई नेता नहीं है, मोदी साहब के स्टेटस में हमारे पास। तो कार्ति चिदम्बरम को पूछा राहुल गांधी जी, तो बोले कि नहीं वो स्टेटस में नहीं है। फिर बोले कि खड़गे साहब, तो बोले नहीं। तो क्या कांग्रेस के टॉप लीडर्स के मनोबल थोड़ा डगमगा जा रहा है 2024 जैसे बीजेपी का कहना है? कांग्रेस के किसी नेता का मनोबल टूटा नहीं है, कांग्रेस पूरी ताकत के साथ देश के सामने है। जिस दिन आप EVM बैन करेंगे और बैलेट पेपर पे चुनाव लाएंगे, हम आपको जमीन की वो सच्चाई दिखा देंगे जो इन्होंने कभी सोचा भी नहीं है। और जिस तरह की चीजें हो रही हैं, धर्म की आड़ में राजनीति खुलकर हो रही है। आप एक तरफ तो कह रहे हैं कि राम मंदिर हम ऐसे बना रहे हैं, इससे राजनीति का संबंध नहीं है तो मोदी जी क्यों आप जा रहे हैं? राष्ट्रपति को भेजिए, धर्माचार्यों को भेजिए ना, गुरुजनों को भेजिए, साधु संतों को भेजिए मंदिर के लिए। आप क्या करने जा रहे हैं? राजनीति हो रही है। धर्म के जानने वालों को भेजिए। नहीं निजाम साहब, एक सेकंड काम किया निजाम साहब। प्रदीप जी, बिल्कुल, डू यू हैव एनी इंफॉर्मेशन ऑन इफ द प्रेसिडेंट हैज बीन इनवाइटेड? सर अभी तक कुछ आया नहीं, वैसे आप ठीक बोल रहे हैं, अभी तक आया नहीं है कुछ भी कि राष्ट्रपति जी को वहां पर न्योता भेजा गया है या नहीं, उनको शायद अभी तक नहीं किया। उद्धव ठाकरे जी ने भेजा न्योता, उद्धव ठाकरे जी कलाराम मंदिर नासिक। ऐसा है कि किसी भी मंदिर में जाने के लिए किसी की परमिशन की जरूरत नहीं होती। आप मंदिर में स्वयं जा सकते हैं जब आपका दिल चाहे जाए। ये तो बीजेपी का इवेंट हो रहा है, इवेंट। ये बात खुद बीजेपी के सांसदों ने, बीजेपी के बड़े नेताओं ने कहा कि हम अपने इवेंट में किसको बुलाएंगे किसको नहीं बुलाएंगे ये हम तय करेंगे। ये भगवान राम के आस्था का प्रश्न नहीं है, गुजरात वाइब्रेंट शो एजेंट है और बीजेपी का अपना एजेंडा है। निजामुद्दीन जी, बीजेपी गुजरात वाइब्रेंट ग्लोबल ट्रेड शो में मुकेश अंबानी जी ने कहा कि मोदी साहब जैसे प्राइम मिनिस्टर इंडिपेंडेंट इंडिया में आए ही नहीं है, सबसे सक्सेसफुल प्राइम मिनिस्टर मोदी है, मुकेश अंबानी कहना। गौतम अडानी ने उतना ही तारीफ किया, लक्ष्मी मित्तल जी ने भी उतना ही तारीफ किया। तो सब उद्योग है कि मुकेश अंबानी जी से आप पूछिए कि उनके पिता जो मुकेश अंबानी के पिताजी थे वो नेहरू जी से लेके और इंदिरा जी से लेके राजीव जी तक के सिफारिशें करते रहे और उनकी तारीफें करते रहे। तो जहां आदमी को मलाई खानी होती है उसकी तारीफ करनी पड़ती है। अब हम तो खुलेआम काम करने वाले लोग हैं, कार्यकर्ता हैं, और हमको सच कहने में क्या हर्ज है? उनको मलाई खाना है। और मोदी जी को चूंकि कोई पॉलिसी का पता नहीं है, कितनी बेईमानी करना, कितनी लोग है उसमें, वो व्यापारी समझता है और उसका फायदा उठा रहा है, इसलिए वो बोलता है। लेकिन
लेकिन देश हित में जो चीजें दिखनी चाहिए कि आज 80 करोड़ जनता इस देश की गरीबी रेखा के इतना नीचे पहुंच गई कि 5 किलो फ्री अनाज लेकर अपना परिवार पाल रही है। राइट निजाम साहब, थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट। एक बार फिर आपको मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं, लोहड़ी की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बिहू की बहुत बहुत शुभकामनाएं, विशु की बहुत बहुत शुभकामनाएं, पोंगल की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और साथ में आपकी जो न्याय यात्रा होने वाली है उसकी भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। वील फॉलो इट वेरी 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 वेरी। और आपका जोश का प्रशंसा जरूर करना पड़ेगा। That's right, राहुल गांधी जी के ऐसे सिपाही रहेंगे तो बहुत जबरदस्त 2024 निकलेगा। लेकिन मैं एक प्रेडिक्शन देता हूं साहब, एक प्रेडिक्शन देता हूं, इसी साल में या तो निजाम साहब पार्लियामेंट में होंगे या असेंबली में होंगे, दोनों में से एक जगह जरूर होंगे। ये मैं सबके सामने भविष्यवाणी कर रहा हूं। क्या बात है, ये याद रख लीजिएगा। एंड रिमेंबर यू हर्ड इट हियर फर्स्ट। निजाम साहब, अभी तक आपका ऑफिस में हमारे आगमन अभी भी ड्यू है, अभी तक आप आए नहीं हैं, आपको आना है सर। हाजिर होने वाले हैं वैसे भी कल परसों में। प्लीज। थैंक यू, नमस्कार सर, जय हिंद, जय हिंद। नमस्कार। So I hope they succeed as far as the Nyaya Yatra is concerned, because the whole country is only going to be focused on the Ram Mandir. It's going to be very difficult for the Congress. I don't know. I mean, the campaign managers will be having something up their sleeve because इतने नागपुर सेशन में वो लोग ने डिक्लेयर किया, कांग्रेस ने डिक्लेयर किया कि न्याय यात्रा 14 तारीख से होने वाली है। Actually, they don't have a choice, because I'll tell you what. As far as the south is concerned, south of the Vindhyas, the BJP is going to find it very very difficult to increase its number of seats. BJP के पास अभी कितनी सीटें हैं यहाँ से? 50, 55, 60 के करीब हैं। मुझे नहीं लगता कि 50, 55, 60 से ऊपर जाएंगे साउथ में, जहाँ तक मैं समझता हूँ। और अगर कांग्रेस हिंदी बेल्ट में, स्पेशली उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, जनाब राजस्थान में, इन सब जगह पर अगर कांग्रेस, जो आप स्ट्राइक रेट बोलते हैं ना प्रदीप जी, अगर वो बढ़ा दे, then the BJP will face a challenge. So I think this exercise is aimed at that. But the only problem is in Uttar Pradesh, their entire organization is gone. आज की तारीख में कोई संगठन बचा नहीं है कांग्रेस का उत्तर प्रदेश में, which is rather sad. But anyway, we'll talk about that. No, but BJP has scored in Telangana, it has scored in Karnataka. Yes. Congress has scored maximum seats in Kerala, 15, where BJP is not there at all. There's no presence of BJP. So all I'm saying is, now in Karnataka, I think the Congress is likely to do better, because their government is there. And in Telangana also, they'll probably do better. And as far as Andhra Pradesh is concerned, let's see what YSR does. We don't know. Sir, if you see in astrology, natural enemies. Now, YSR and Congress are natural enemies. Yes. KCR and Congress are natural enemies. I mean, so Congress will have a tough time. Though BJP's presence is not there in the south, you can't say it's all rosy for the Congress in south. All I'm saying is the south doesn't really matter. The south starts to matter if the Congress does well in the north. अगर नॉर्थ में कांग्रेस की कुछ सीटें ज्यादा आती हैं, अभी भी आप देखिए ना, जो आपकी सीटें जो आई हैं वो उन्हीं स्टेट्स में से आई हैं जहां पर आपके सामने भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट नहीं थे। जैसे पंजाब में फॉर एग्जांपल 4 या 5 जो की सीटें आई हैं पंजाब में पिछली बार जो आई थी, exactly. वहां पर भारतीय जनता पार्टी का कोई कैंडिडेट नहीं था, वहां पर कांग्रेस जीती है। इसी तरीके से केरल में देयर इज नो बीजेपी, तो आपकी 15 सीटें आ गई। मेरा ये कहना है कि आपको बीजेपी को हराना पड़ेगा, और बीजेपी को कहां हराना पड़ेगा? आपको हिंदी बेल्ट में, आपको बिहार में हराना पड़ेगा, आपको उत्तर प्रदेश में हराना पड़ेगा, आपको मध्य प्रदेश में, राजस्थान में हराना पड़ेगा। और अगर आप वहां पर नहीं हरा पाएंगे, द रिजल्ट विल बी मोर और लेस द सेम। जो 2019 में रिजल्ट आया है तकरीबन वही आएगा। राइट, एंड एट द मोमेंट विद अस वी कंटिन्यू आवर कन्वर्सेशन विद रिगार्ड टू एन एनालिसिस ऑफ द नेशनल ट्रेंड्स with respect to the elections. But first, let's go across to our friend Mr. Manishwankar Chauhan.